प्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 21 अच्छा काम। बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ चुके थे, इसका बुक का अभ्यास भी कर चुके थे। हम कर रहे थे प्रश्न उत्तर। बच्चों, प्रश्न उत्तर हमने कर लिया था। आज हम प्रश्न उत्तर को दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर 2। पहला प्रश्न है बच्चों, बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था? बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था? बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि बबलू पेड़ के पास मूंगफलियाँ गिलहरियों के लिए बिखेरता था। बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए बिखेरता था। उसके बाद, बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था? बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था? तो बच्चों, बबलू बगीचे में जो आम का पेड़ था उस पर लगे आमों को बैठकर देख रहा था। क्योंकि वह आमों को नहीं तोड़ पा रहा था, इसलिए वह उदास बैठा था। तो हम इतना बड़ा आंसर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि क्योंकि बबलू पेड़ों पर लगे आम को नहीं तोड़ पा रहा था, इसलिए वह उदास बैठा था। तो उत्तर में हम लिखेंगे बबलू उदास बैठा था क्योंकि वह आम नहीं तोड़ पा रहा था। उसके बाद, बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया? बच्चों, बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि गिल्लू ने उसे आम दिए थे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गिल्लू ने उसे आम दिए थे, इसलिए उसने उसका धन्यवाद किया। बबलू और गिल्लू अच्छे दोस्त कैसे बने? बच्चों, हमने पाठ पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से बबलू और गिल्लू एक दूसरे की मदद करते थे। बबलू पेड़ के नीचे गिल्लू के लिए मूंगफलियाँ बिखेरता था और बाकी गिलहरियों के लिए भी बिखेरता था। और उसके बाद जो गिल्लू थी उसने उसको पेड़ से आम तोड़ करके दिया था। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि बबलू और गिल्लू एक दूसरे की मदद करके अच्छे दोस्त बने। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे और इस तरह से अच्छे दोस्त बने। तो उत्तर में हम लिखेंगे बबलू और गिल्लू एक दूसरे की मदद करके अच्छे दोस्त बने। तो बच्चों, यह थे कुछ प्रश्न जो हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए हैं, हमने इनको किया। और उसके बाद आज हम करेंगे हमारा अगला पाठ। बच्चों, अगले पाठ में हमारे है गिनती। हमारा अगला पाठ हम दोहराएंगे जो कि है गिनती। अब इसमें बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है गिनती और आज एक बार फिर पढ़ेंगे कि दोहराएंगे इसको। हमारा अगला पाठ है गिनती। तो बच्चों, गिनती में जिस तरह से हम इंग्लिश की काउंटिंग्स लर्न करते हैं, वैसे ही हिंदी की काउंटिंग होती है और इनको हमें याद करना, हमें लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। हमारा विषय है गिनती। आज का विषय है गिनती, जिसे हम पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों है हिंदी की गिनतियाँ। हिंदी आपको लिखना भी आनी चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। हिंदी की गिनतियाँ, ग पर छोटी की मात्रा, गी न ती। हिंदी की गिनती बोलकर, बोल कर पढ़ो। हिंदी की गिनती बोलकर पढ़ो। हिंदी की गिनती बोलकर पढ़ो और लिखो, और लिखो। तो हमने इस कक्षा में बच्चों 1 से 10 तक की गिनतियाँ पढ़नी थी और हमने पढ़ा। तो आप सभी ने 1 से 10 तक की गिनतियाँ पढ़ी हैं, तो आपको आती भी होगी। आज हम इसे एक बार और लिख करके लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। तो हिंदी में हम 1 को 1 कहते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखेंगे और लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हम 1 लिखते हैं, इस तरह से हम 1 लिखते हैं, इस तरह से हम 1 लिखते हैं। और हम यहाँ लिखेंगे 1। थोड़ा छोटा इसको हम बनाते हैं। हम यहाँ पे 1 इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं 2 हम कैसे लिखते हैं? 2 कुछ कुछ इंग्लिश की गिनती से मिलता जुलता है और द पे ओ की मात्रा 2। उसके बाद 3 हम कुछ इंग्लिश के 3 की तरह ही लिखते हैं, लेकिन नीचे कट कर देते हैं
और त पे बड़ी की मात्रा तीन, तीन। उसके बाद 4 कैसे लिखते हैं? हम 4 इस प्रकार लिखते हैं, च पर आ की मात्रा र, 4। उसके बाद हम 5 लिखेंगे, 5 हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों, 5 5 5। उसके बाद 6 उल्टा 3 लिख कर के हम 6 बनाते हैं, तो 6 हो गया। उसके बाद हम 7 कैसे लिखते हैं? हम यहाँ पे इंग्लिश की भी गिनती लिख देते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, 1, फिर 2, 3, 4, 5, फिर ये है 6, 7 हम कैसे लिखते हैं? 7 हम इस प्रकार से लिखते हैं और कहते हैं 7। उसके बाद 8 बच्चों, 8 हम कैसे लिखते हैं? 8 हम इस प्रकार से लिखते हैं, 8 हम इस प्रकार लिखते हैं और लिखते हैं 8। उसके बाद 9 1 की तरह होता है, 1 की तरह ही लिखते हैं, लेकिन हम उल्टा लिखते हैं, तो ये हो गया आपका 9। और उसके बाद ये है 10। अब 10 को हम 10 और यहाँ पे 0 लगाएंगे, हो गया 10। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 8 तक गिनती लिख लिया। आप इसे लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। तो चलिए एक बार मेरे साथ पढ़िए। 1 1 1 2 2, द पे ओ की मात्रा 2, 3 को हम 3 कहते हैं, त पे बड़ी की मात्रा 3, 4 च पर आ की मात्रा र, 4, 5 प पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु 6, 5, 6 और 6। उसके बाद 7 स पर आ की मात्रा 7, 8 अ पर आ की मात्रा 8, न पे अ की मात्रा 9 और 10। तो इस तरह से बच्चों आप हिंदी की गिनती लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। एक बार फिर मेरे साथ आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद इससे संबंधित अभ्यास भी दिए गए हैं बच्चों। गिनो और लिखो। आपके एग्जाम्स में भी इस तरह से आ सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं होंगे, आप चित्रों को पढ़ेंगे और उन चित्रों को पढ़ करके वहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की गिनतियाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चित्र हैं। पहला चित्र है जिसमें हमें आइसक्रीम कोन है। आइसक्रीम कोन को हम गिनेंगे और जितने आइसक्रीम कोन है उतना ही नंबर लिखेंगे। तो चलिए हम इसे भी करके एक बार देखते हैं। हमारा दूसरा अभ्यास है, आपको गिनती लिखना और पढ़ना दोनों आ गया होगा, हमने दोहरा भी लिया है। अब हम इससे संबंधित एक अभ्यास करेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं जिनको हम गिन करके उनके आगे नंबर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला चित्र है बच्चों, आइसक्रीम कोन है। यहाँ पे हमारे पास आइसक्रीम कोन है, ये आइसक्रीम कोन है। और इसी तरह हमारे पास एक और आइसक्रीम कोन है और आप इसे काउंट करेंगे और लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास बॉल है, बॉल है। और उसके बाद हमारे पास एप्पल है, सेब है। तो आप ये सेब है। और उसके बाद इन सब के आगे आप इनको काउंट करके इनकी के नंबर लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कप है, कप भी नंबर्स काउंट करेंगे आप और उसके बाद लिखेंगे कितने कप हैं। उसके बाद हमारे पास बलून है,
बलून है, तो यहाँ बलून के आगे भी नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों इन चित्रों को हम गिन करके इनके सामने नंबर लिखेंगे। तो ये पहला है 1 और 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, द पे ओ की मात्रा 2, ये हो गया 2। उसके बाद हमारे पास है 1 2 3, हमारे पास कितने गेंद है? 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और हिंदी में भी लिखेंगे 3। उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4, सेब कितने हैं? 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 के लिए ये चा पर आ की मात्रा र, 4। उसके बाद कप 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6, ये हो गया 6। इस तरह से बच्चों आपको जितनी भी वस्तुएं दी गई होंगी आप उनको गिनेंगे और उसके बाद उतना ही नंबर लिखेंगे। तो आप ये सारे चीज़ें याद कर लीजिए। इन सारे 1 से 10, कम से कम आपके सिलेबस में 1 से 10 तक गिनती है। आपको हिंदी में 1 से 10 तक गिनती लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए, तो आप लिखना सीख लीजिए। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला अभ्यास है एक चित्र कथा। बच्चों हम चित्रकथा पहले भी पढ़ चुके हैं। चित्रकथा का अर्थ क्या होता है बच्चों? चित्रकथा का अर्थ है, चित्र का मतलब पिक्चर और कथा का मतलब कहानी। जब कहानियाँ हम बहुत पढ़ते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन यहाँ जो कहानी है वो हमें चित्रों द्वारा दी गई है। अब इस कहानी को हम चित्र देख करके इस कहानी को समझेंगे। उसके बाद फिर हम इस कहानी को समझने, मतलब चित्रों को देखकर इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमारा अगला अभ्यास है मूर्ख बिल्ली। कहानी है मूर्ख बिल्ली, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। गिनती के ठीक बाद आपको जो कहानी दी गई है वह एक चित्र कथा है। अब इस चित्र कथा में बच्चों हमें चित्रों को देख करके कहानी समझनी है। हमें यहाँ पढ़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। मूर्ख, ब पर छोटी की मात्रा, बिल्लियाँ। अब यहाँ पे देख सकते हो बिल्लियाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुवचन है, यानी कि यहाँ पे बिल्लियाँ लिखा हुआ है। आपने बहुवचन पढ़ा है, यहाँ पे बिल्लियाँ लिखा है, यानी कि यहाँ पे 1 से अधिक बिल्ली है। यहाँ पे कितनी बिल्ली है? 1 से अधिक बिल्ली है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है बिल्लियाँ। तो बच्चों यहाँ पे चित्रों को ध्यान से देखो, इनमें एक कहानी छिपी है। कहानी बनाकर सुनाओ। तो बच्चों शुरू में जब हमने इस क्लास में यह बुक शुरू की थी तब भी हमने कुछ चित्रकथाओं को देखा था। चित्रों को देख करके कहानी समझने की कोशिश की थी। तो एक बार फिर हमें यहाँ पे कुछ कहानी दी गई है जहाँ हम इन चित्रों को देख करके कहानी समझेंगे। तो इस कहानी चित्र में हमें, जैसा कि हम जानते हैं, कहानी पढ़ने और से या सुनने से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो यहाँ पे भी इस कहानी में भी हमें सीख मिलेगी। पहले तो कहानी हम चित्रों द्वारा बनाते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है। चलिए पहले हम कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझते हैं कि क्या सीख मिलती है। यहाँ पे बच्चों पहला चित्र में नंबर दिया हुआ है। पहले चित्र में आप क्या देख सकते हैं? पहले चित्र में आप देख सकते हैं एक गांव का सीन है, मतलब जो नज़ारा है पीछे वह एक गांव का है। हम देख सकते हैं गांव में जैसे घर होते हैं वैसे घर बने हैं, पेड़ है और उसके बाद वातावरण शांत है बहुत। अब वहाँ पे बच्चों दूसरी चीज़ जो देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे 2 बिल्लियाँ हैं, जैसा कि नाम है हमारी कहानी का नाम है मूर्ख बिल्लियाँ। यहाँ पे 2 बिल्लियाँ दिखाई दे रही हैं और दोनों बच्चों आप देख रहे हैं किसी चीज़ की तरफ देख रही है। किस चीज़ की तरफ देख रही है? नीचे पड़ी रोटी की तरफ। रोटी का टुकड़ा है जिसे वह देख रही है। अब उसके बाद बच्चों दोनों ध्यान से देख रही हैं और दोनों की निगाहें उसी पर है। उसके बाद दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि रोटी का टुकड़ा एक बिल्ली के हाथ में है और दूसरी वाली बिल्ली उससे कुछ कह रही है। जहाँ तक कि हम चित्र देख रहे हैं वहाँ समझ में आ रहा है कि जो दूसरी बिल्ली है उससे कुछ कह रही है। पहले बिल्ली के हाथ में रोटी का टुकड़ा है और दूसरी बिल्ली उसे कुछ कह रही है। तो
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बंदर, तीसरे चित्र में हम आकर के, शायद दूसरे चित्र में रोटी का टुकड़ा जब एक बिल्ली ने उठा लिया रोटी, तो दूसरी बिल्ली भी चाहेगी कि मुझे भी रोटी मिले, तो इनमें झगड़ा हो रहा होगा कि मैंने पहले देखा था मेरा रोटी है, दूसरी कह रही होगी नहीं मैंने पहले देखा था मेरी रोटी है, और इसी प्रकार दोनों लड़ रहे होंगे। फिर हम तीसरे चित्र में देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एक और जानवर हमें दिखाई दे रहा है, एक और चीज़ दिखाई दे रही है, वो है बंदर। और ये बंदर के हाथ में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप अगर ध्यान से देखें तो बंदर के हाथ में कुछ है। क्या है ये बच्चों? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम तराजू कहते हैं। इससे हम चीज़ों को तौलते हैं। जब आप अपनी मम्मी के साथ बाज़ार जाते होंगे, दुकान जाते होंगे, सब्ज़ी वाले, या फिर आप किराना की शॉप में जाते होंगे, दुकान में जाते होंगे, तो वहाँ पे भी देखा होगा कि सामान, अगर किचन का सामान मम्मी खरीदती हैं तो जो दुकानदार होता है वह उन्हें तौल कर देता है। आपकी मम्मी कुछ बताती हैं कि इतना दे दो, 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, तो उस हिसाब से वह उन चीज़ों को तौल करके देता है। और तौलने के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करता है? वह तराजू का प्रयोग करता है। और उसके बाद तो यही तराजू यहाँ पे बंदर के हाथ में। तो आप सोच सकते हो किस लिए बंदर ने तराजू लिया होगा? बंदर ने तराजू, शायद इनके पास जो रोटियाँ थी, क्योंकि इस समय रोटियाँ बिल्लियों के पास नहीं है, रोटी किसके पास है? बंदर के पास है। और बंदर के हाथ में जो तराजू है, उस तराजू पे उसने रोटी को रखा है। तो क्या कर रहा होगा बंदर? अब दोनों बिल्लियाँ लड़ रही थी, तो बंदर ने सोचा होगा कि क्यों ना इन दोनों का जो उसकी समस्या है उसका हल निकाले। क्या सही में ऐसा बंदर ने सोचा होगा? बिल्कुल नहीं। बंदर बहुत चालाक होते हैं, वह अपना फायदा निकालना चाह रहा होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो बंदर है वह दोनों बिल्लियों को सामने बिठा के कहता है कि तुम लोग लड़ो मत, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालता हूँ और तुम दोनों में रोटी बराबर बराबर बांट देता हूँ। तो यहाँ पे जो दोनों बिल्लियाँ हैं वह आराम से बैठ के देख रही हैं, क्योंकि इन्होंने बंदर पर विश्वास किया। इन दोनों को आपस में विश्वास नहीं है, ये दोनों आपस में तो लड़ रहे थे कि रोटी मुझे चाहिए, या दूसरी कहती है मुझे चाहिए, मैंने पहले देखा था, वो कहती है तुमने पहले देखा था, ऐसे करके दोनों लड़ रही थी। लेकिन जब बंदर ने आकर के कहा कि तुम लोग लड़ो मत, मैं तुम्हारे समस्या का हल निकालता हूँ, मैं तुम दोनों में रोटी बराबर बराबर बांट दूंगा, तो ये बंदर पर विश्वास कर लेती हैं और उसी विश्वास भरी नज़रों से ये बंदर की तरफ देख रही हैं कि वो हमारे लिए अच्छा करेगा। लेकिन क्या वो अच्छा करेगा बच्चों? अब खाने वाली चीज़ है, किसी को भी लालच आएगी। बंदर लालच की वजह से ही इन लोगों के पास आया होगा और सोचा होगा कि ये दोनों लड़ रही हैं, क्यों ना इनके लड़ाई का फ़ायदा उठाया जाए। बच्चों अक्सर आपने देखा होगा जब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो तीसरा आकर के उसका फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पर भी दोनों बिल्लियाँ लड़ रही थी, तो बंदर ने सोचा क्यों ना मैं अपना फ़ायदा कर लूँ, और ये सोच करके वह तराजू लेकर के आया और दोनों को मनाने की कोशिश किया कि मैं तुम लोगों के लिए अच्छा करूँगा या तुम दोनों के बीच में समझौता कर दूंगा। कैसे समझौता कर दूंगा? दोनों को रोटी बराबर बराबर बांट करके दे दूंगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ होगा? चलिए आगे वाले चित्र में देखते हैं। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। देखिए तराजू रख करके बंदर आराम से बैठा है और ये दोनों मुंह देखती रह गई। तो क्यों मुंह देखती रह गई बच्चों? हुआ ऐसा कि जो बंदर था उसने दोनों पलड़े पे, दोनों जो प्लेट था तराजू का, उस पे रोटी को 2 टुकड़ों में बांट करके रख दिया, और जिस तरफ का भी रोटी ज़्यादा होती उसको थोड़ा सा तोड़ करके खा जाता, और ऐसे करके एक एक पलड़ा बारी बारी से भारी होता जाता और वो तोड़ तोड़ के खाते जाता। और खाते खाते क्या हुआ? अंत में वह सारी रोटी खा गया। क्या हुआ? वह सारी रोटी खा गया। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ? बंदर ने इन दोनों के लड़ाई का फायदा उठाया। इसीलिए कभी भी हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और कभी भी दूसरों को हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहिए। बच्चों ये तो सबसे बड़ी हार होती है, अगर कोई हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठा ले या हम आपस में लड़े और हमारा तीसरा फ़ायदा उठा ले जाए, तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं होती। तो यहाँ पे भी यही हुआ, बिल्लियों ने आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब तीसरा बंदर आके बोला कि मैं तुम दोनों का बंटवारा कर दूंगा या समझौता कर दूंगा, तो वह मान गई और बंदर पे विश्वास कर लिया। और बंदर ने क्या किया? वहीं पे उसने समझदारी दिखाई और
धीरे धीरे करके उनके सामने ही सारी रोटियां खा गया और ये बिल्लियां देखती रह गई, कुछ ना कर पाई, क्योंकि बिल्लियां कैसी थी, मूर्ख थी। इसीलिए यहाँ पे बच्चों इस कहानी का नाम है मूर्ख बिल्लियां। इसीलिए कहते हैं जितना हमें मिले उस पर संतोष करना चाहिए, उसी में संतोष करना चाहिए। बच्चों इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। एक तो ये मिलती है कि आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, हमें अपने कमज़ोरी का दूसरों को फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। यहाँ पे बंदर दोनों में कमज़ोरी थी, दोनों आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे की बात नहीं मान रही थी, उसका बंदर ने फ़ायदा उठाया। और बंदर ने क्या फ़ायदा उठाया, उसने देखा बिल्लियाँ तो दोनों लड़ रही थी, ये दोनों का कुछ नहीं होने वाला, रोटी पड़ी रह जाएगी, क्यों ना मैं इनका फ़ायदा उठा लूँ। और बंदर ने थोड़ी समझदारी दिखाई। यहाँ पे मूर्ख लोगों के ऊपर समझदार बंदर की जीत हुई। तो यहाँ पे जो बंदर था वो समझदार था, वो गया, उसने कहा कि मैं तुम्हारे समस्या का हल निकालता हूँ। और इस तरह से उसने वो तराजू लाया, बोला कि लाओ, दो बराबर बराबर मैं तुम्हारी रोटियाँ बांट देता हूँ। और उसके बाद उसने दो अलग अलग पलड़े पर रोटी को रखा और जिस तरफ की रोटी बड़ी हो गई इसको आराम से खाते गया। सामने बैठी बिल्लियों को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कर रहा था और अंत में पूरी की पूरी रोटी वो खा गया और बिल्लियां सिर्फ मुंह देखती रह गई। उसने न लड़ाई किया न झगड़ा किया, अपनी समझदारी से बहुत आराम से उसको जो चाहिए था उसने ले लिया और सामने वाला ना लड़ पाया और ना कुछ बोल पाया। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इसलिए ये चित्रकथा थी। हमने इस पूरी कहानी को चित्रों द्वारा समझा। हमने चित्रों को देखा और जो चित्रों के पीछे कहानी थी उसको हमने समझा। तो चित्रकथा हमने पहले भी बताया था। चित्रकथा का मतलब होता है यहाँ पे संवाद नहीं लिखा होता या डायलॉग्स नहीं लिखे होते हैं। यहाँ पे हम कहानी को देख करके पहले तो हम बहुत ध्यान से चित्रों को देखते हैं और चित्रों में छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि यह जो पूरा पहले चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो सीन है वो एक गांव का है और हमें देख करके समझ में आ रहा है कि गांव का माहौल है। उसके बाद एक गांव में दो बिल्लियाँ थीं, ठीक है। दोनों बिल्लियाँ खेल रही थी या घूम रही थी या कहीं जा रही थी। जाते जाते इनको क्या मिला, इन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। अब दोनों की नज़र रोटी के टुकड़े पर पड़ी तो दोनों चाहेंगे कि भाई हमें एक ने बोला मैं लूँगी, दूसरे ने बोला मैं लूँगी और ऐसे करते करते एक ने जा कर के उसे उठा लिया। अब दूसरे को नहीं मिला, तब भी झगड़ा। अब वो बोले मैंने पहले देखा और पहले ने बोला मैंने पहले देखा, दूसरी ने बोला मैंने पहले देखा। ये करते करते झगड़ा चलता रहा और बहुत लंबा खिंचा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ना ये खा पा रही थी, ना पहली बिल्ली खा पा रही थी, ना दूसरी बिल्ली खा पा रही थी। उसके बाद दूसरे चित्र में वही हुआ कि रोटी एक ने लिया और दूसरी उससे लेने की कोशिश कर रही है। अब यह सारी चीज़ें दूर बैठा बंदर देख रहा था। बंदर सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था क्यों ना इन दोनों लड़ती हुई बिल्लियों का हम फ़ायदा उठाएं। और उसके बाद वह बिल्लियों के पास गया और कहा कि चलो मैं तुम लोगों का समझौता कर देता हूँ, तुम लोगों की रोटी बराबर बराबर बांट देता हूँ। और उसके बाद फिर वो गया कहीं से तराजू लेकर के आया। अब जब बिल्लियों ने उसके हाथ में तराजू देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये हमारा कुछ न कुछ हमारे लिए करेगा और उसके बाद उस पर मान गए। उसके बाद दोनों देखे सामने किस तरह से बिल्लियाँ बैठ करके बंदर की तरफ देख रही हैं। बंदर अपना काम कर रहा है, ये दोनों सिर्फ बंदर को देख रही हैं क्योंकि ये न चाहते हुए भी बंदर पर इन्होंने विश्वास दिखाया। और उसके बाद बंदर ने पलड़े पर, जो तराजू के दो पलड़े होते हैं जिससे हम किसी चीज़ को वेग करते हैं, उसका वजन करते हैं, उसका वजन करने लगा। और जब हम हाथ से रोटी तोड़ेंगे तो दोनों एक बराबर तो टूटेगी नहीं। उसने रख दिया। जब उसने वजन किया तो एक तरफ की रोटी ज़्यादा थी तो उधर की रोटी तोड़ करके उसने खा ली ताकि बराबर हो जाए। लेकिन तोड़ते तोड़ते कभी भी रोटी बराबर नहीं हुई। जिस तरफ की ज़्यादा होती उस तरफ की तोड़ के खा जाता और इस तरह से अंत में पूरी की पूरी वो रोटी चट कर जाता है। और लास्ट वाले पिक्चर में देख सकते हैं कि रोटी पूरी खत्म हो गई। तो अब बंदर ने बगल में तराजू रख लिया और बिल्लियाँ मूर्ख बनी की बनी रह गई। उनको समझ में ही नहीं आया कि बंदर ने किया क्या। और इस तरह से बच्चों इस कहानी का नाम पड़ा मूर्ख बिल्लियाँ। उसके सामने सब कुछ हो रहा था, बिल्लियों के सामने सब कुछ हो रहा था, बिल्लियों के सामने उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा था, लेकिन बिल्लियों को कुछ नहीं समझ में आया और जो रोटी उनको मिलनी थी वो भी नहीं मिला। इसीलिए लालच का फल बुरा होता है। इसीलिए बच्चों इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिली। कभी भी
हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके किसी तीसरे बंदे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और जब भी हम दो लोग झगड़ा करते हैं तो तीसरा उसका फ़ायदा उठाता है, इसलिए हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि मिलकर सोच समझ के उस समस्या का हल निकालना चाहिए। दोनों अगर समझदारी दिखाती, आधी आधी रोटी तोड़ करके खा लेती और भले थोड़ा किसी को ज़्यादा या कम जाता और संतोष कर लेती, तो दोनों को इस तरह से भूखे न रहना पड़ा। जो उन्हें मिल रहा था वो भी उनको नहीं मिला। तो बच्चों, यह थी कहानी। आप इसी प्रकार की और भी कहानी पढ़ेंगे और कक्षा में सुनाएंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा आपसे हम पूछेंगे, आप पढ़ के रखना और आप हमें कक्षा में सुनाना। तो इस प्रकार बच्चों, एक और हमने चित्रकथा पढ़ ली और जान लिया कि चित्रकथा क्या होता है। चित्रकथा के माध्यम से हमने पूरी कहानी यहाँ पे बना ली। फिर उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है मछुआरा। यह भी हम कर चुके हैं, हम आज सिर्फ दोहरा रहे हैं। ये सारे पाठ हम कर चुके हैं, हम दोहरा रहे हैं। तो बच्चों, जो मछुआरा है यह एक कविता है और बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कविता है। तो चलिए एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। हमारी कविता है मछुआरा। यह एक कविता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं यह कविता किसने लिखी है? कविता के रचयिता कौन है? रचयिता का मतलब होता है वह जो कविता को लिखता है। कहानीकार होता है जो कहानी लिखता है, और कविता भी लिखने वाला कवि होता है जिसे हम रचयिता कहते हैं। तो वो कविताएं लिखता है। क्या आप जानते हो इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता है श्री हरिवंश राय बच्चन। क्या आप जानते हो हरिवंश राय बच्चन कौन है? आप नहीं जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी श्री अमिताभ बच्चन जी, जो हमारे हिंदी सिनेमा के महान एक्टर हैं, उनके पिता थे। वो एक बहुत बड़े कवि थे, वो कविताएं लिखते थे। तो बच्चों, आप आगे जब कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी उनकी कविताएं पढ़ने को और समझने को मिलेंगी। और क्योंकि आप अमिताभ बच्चन को ज़्यादा जानते हैं, उन्हें नहीं जानते, इसलिए मैंने बताया आपको जानना चाहिए। जो हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और उनकी बहुत सारी कविताएं प्रसिद्ध हैं। जैसे जैसे आप आगे हिंदी पढ़ेंगे, आपको हर साल एक आध कविता तो पढ़ने को उनकी मिल ही जाएगी और फिर आप और ज़्यादा अच्छे से उनको जानेंगे। तो यहाँ पे जो कविता दी गई है बच्चों, इसका शीर्षक है मछुआरा। क्या आप जानते हो मछुआरा कौन होता है? क्या आप जानते हो मछुआरा कौन होता है? मछुआरा मछलियाँ पकड़ता है। मछुआरा जो होता है उसकी जीविका मछलियाँ पकड़ करके और उन्हें बेचकर चलती है। तो बच्चों, जीविका का मतलब क्या होता है? अपनी ज़िंदगी को जीना। जो हम अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए पैसे कमाते हैं, जो रोज़ के खर्च जिससे हम निकालते हैं, उसे हम जीविका कहते हैं। हमें जीने के लिए खाने, पहनने, रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसके लिए हमें पैसे कमाने पड़ते हैं। तो हम अलग अलग तरह की नौकरी करके, काम करके अपनी जीविका कमाते हैं। तो यहाँ पे जो मछुआरा है वह अपनी जीविका कैसे कमाता है? वह अपनी जीविका चलाता है मछलियाँ पकड़ करके और उनको बेच करके। वह समुद्र से, नदी से मछलियाँ पकड़ता है और फिर उनको बाज़ार ले जा करके बेच करके उनसे ही उसकी जीविका चलती है, उसकी रोज़मर्रा का खर्च है, उसका जीवन चलता है। तो बच्चों, यहाँ पे भी आज हम एक मछुआरे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी सी कविता है। इस कविता को आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, यह कविता तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो कविता है बहुत ही अच्छी है। उसके बाद आप मछुआरा अगर आपने देखा होगा, या फिर चलिए आपने ऐसे नहीं देखा होगा तो आपने कहीं न कहीं फिल्मों में देखा होगा, और उसके बाद या फिर आपने कहीं चित्र में देखा होगा। आप यहाँ पे भी चित्र में देख रहे हो। वह रोज़ सुबह उठ करके जाल लेकर के कहाँ जाता है? नदी किनारे जाता है या समुद्र में जाता है, जहाँ से भी वो मछलियाँ पकड़ता है। तो जो समुद्र के किनारे मछुआरे रहते हैं वो समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं, और जो नदी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ नदियाँ हैं वो नदी से मछलियाँ पकड़ते हैं। उसके बाद वह सुबह जाते हैं, जाल डालते हैं, और जानते हैं कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। अगर समुद्र है तो मिल जाती हैं क्योंकि वहाँ तो बहुत मछलियाँ होती हैं, और नदियों में कभी मिलती भी है कभी नहीं भी मिलती हैं। लेकिन वह सुबह सुबह उठ करके जाता है
मछलियाँ पकड़ के ले आता है, फिर उन मछलियों को बाज़ार में ले जा कर के बेचता है और उसके बाद फिर उसी से उसका रोज़ का जो खर्च होता है वह चलता है। वो यही उसकी जीविका है या अर्निंग है जिसे हम कहते हैं, तो कमाई होती है। और अगर मछली ना मिले तो सोचो उसके घर वाले उस दिन बिना खाए रहेंगे। तो छोटे मोटे काम करने वालों का यही होता है बच्चों। तो यहाँ पे इस कविता में बहुत अच्छे ढंग से मछुआरे के जीवन के बारे में बताया गया है, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ करके इसको समझेंगे। तो बच्चों आप एक बार इसे पढ़ लेना और अगले वीडियो में हम इसे फिर से विचार इसका करेंगे। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा और दोहरा लीजिएगा, और अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।